Hello everyone, myself Mehek Ghai and welcome back to my channel, Our Biology Journey. So through this channel, I'll be covering grade 11th biology this year. If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe it and hit the like button for each video. Okay, तो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं. चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड और सेकंड चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम. तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी, लास्ट वीडियो में ही इनफैक्ट आपको ये चीज बताई थी कि जो किंगडम प्लांटे है ना, उसका एक डिटेल्ड वर्जन किसमें गिवन है, हमारे चैप्टर नंबर 3 में गिवन है, राइट. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद इट. देखते हैं क्या लिखा है. In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker, 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. ओके, तो अभी इसमें क्या बोला इस पैराग्राफ में, बस इन्होंने ये बताया है कि हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने किन किन के बारे में पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया. और ये वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो किसने सजेस्ट की थी, R.H. विटेकर ने. देखो लिखा है विटेकर ने सजेस्ट की थी किसमें, 1969 में. In this chapter, we'll deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as प्लांट किंगडम. चलो जितना जितना इम्पोर्टेंट मेरे को लगेगा, जो नोट पॉइंट्स में आना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मैं हाईलाइट करती रहूंगी, बाकी को वील जस्ट अंडरलाइन. ओके, चलो आगे पढ़ते हैं. ये पैराग्राफ तो जी हमें क्लियर हो गया कि इसमें बस लास्ट चैप्टर की बात करी गई है. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and the members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classifications placed them in the same kingdom. So cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we'll describe algae, bryophytes, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो इन्होंने अगेन चैप्टर नंबर 2 की बात करी. इन्होंने क्या बोला कि चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या देखा कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, उनके पास भी सेल वॉल है, लेकिन फिर भी हम उनको प्लांट के अंदर, किंगडम प्लांट के अंदर हम उसे नहीं करते ग्रुप, राइट. क्यों? क्योंकि थोड़ी सी डिसिमिलैरिटीज है किंगडम प्लांटे से. तो विद टाइम हमारा जो क्लासिफिकेशन का वे है वो थोड़ा चेंज हुआ, वो थोड़ा मॉडिफाई हुआ, और इसीलिए अब मोनेरा और प्रोटिस्टा का अलग ग्रुप है. ऑल्सो अगर आपको याद हो, साइनोबैक्टीरिया वाज प्लेस्ड अंडर यूबैक्टीरिया, राइट. तो इन्होंने ये बोला कि साइनोबैक्टीरिया दो इट इज रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट, लेकिन फिर भी हम उसे एल्गे के अंदर प्लेस नहीं करते, इट इज प्लेस्ड अंडर यूबैक्टीरिया, राइट. तो इस चैप्टर में हमने किस किस के बारे में पढ़ना है, देखो लिखा है वी हैव टू स्टडी अबाउट एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, चलो आगे चले. Let us also look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification systems. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters, जैसे habit, color, number, shape of leaves. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा पुराना सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें हम क्या यूज करते थे, हम मॉर्फोलॉजिकल हैबिट्स. हमेशा याद रखना बच्चे, जहां पे टर्म आ जाए मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से, ठीक है. किसका मतलब होता है, बाहर से. आपकी अपीयरेंस कैसी है, अपीयरेंस, अंदर तो एनाटॉमी हो जाएगा ना, अपीयरेंस कैसी है वो देखते हैं मॉर्फोलॉजी में हमेशा, ठीक है. जैसे हैबिट क्या है, उसका कलर क्या है, कितने नंबर्स में है, शेप ऑफ लीव्स. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. देखो ये मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि जो हमारी पहले की क्लासिफिकेशंस हुई वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे थी. ये जब हम चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे थे, उसका जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया था, तब ये चीज मैंने आपको क्लियर करी थी कि जो हमारी अर्ली क्लासिफिकेशंस होती हैं वो किसके बेसिस पे होती हैं, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे होती हैं, कि उसकी आउटर अपीयरेंस कैसी है, उसका हैबिट कैसा है, कलर कैसा है, शेप ऑफ लीव्स कैसा है, साइज कैसा है, ये सब. ठीक है, तो अर्ली क्लासिफिकेशंस किस पे बेस्ड थी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी.
ऐसे सिस्टम्स क्या थे, आर्टिफिशियल थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया था। देखो ये चीज आपको समझने वाली है कि किस पे बेस्ड थी वो, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे, जो किसने हमें दिया था, लाइनस ने दिया था। और ऐसे सिस्टम्स कैसे थे, आर्टिफिशियल थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट किया था। राइट, ये हमने इसका ड्रॉबैक भी पढ़ा था हमारे चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि जो हमारी अर्ली क्लासिफिकेशंस थी उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया था, और जो मतलब एकदम ही अलग अलग स्पीशीज थी उनको एक साथ ग्रुप कर दिया था। ठीक है, चलो आगे पढ़े। Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment. देखो एक ये रीजन ये भी आ गया कि हम आर्टिफिशियल सिस्टम को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन साइड में लिख देती हूँ और इसके आंसर को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि हम आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी। आर्टिफिशियल सिस्टम में बच्चे पहली प्रॉब्लम ये थी कि वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या फिर वो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। ठीक है, और उसने क्लोजली रिलेटेड, सेकंड चीज क्या थी कि उसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया था, और जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे उनको एक साथ ग्रुप कर दिया था। तीसरी प्रॉब्लम क्या आई कि उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब इक्वली वेटेज दी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमारी वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाती है। लेकिन ये चीज इन्होंने नहीं समझी। इन्होंने क्या किया, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, जो कि सही नहीं रहा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन में लिख देती हूँ आपका यहाँ पे नीचे। इसका आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर आए तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अगर ये हमारा क्वेश्चन आ गया तो आप अब इसके आंसर लिख पाओगे। राइट, मैंने आपको इसके 3 पॉइंट्स बता दिए मोटे मोटे। पहली चीज क्या थी, पहली चीज हमने ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया ये कि वो किस पे बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे। दूसरी चीज ये, उसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग अलग ग्रुप करवा दिया, और जो एकदम सेम थी स्पीशीज उनको क्लोज रिलेटेड स्पीशीज को अलग अलग ग्रुप करवा दिया, और जो स्पीशीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी उनको सेम ग्रुप में कर दिया। और तीसरी ये पॉइंट हो गया कि उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, बल्कि हमें पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इन्वायरमेंट से इजिली अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, आई गेस ये क्वेश्चन अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो, अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप्ड व्हिच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। देखो अब फिर क्या आया, नेचुरल, इसको मैं दूसरे से हाईलाइट करती हूँ, गिव मी अ मिनट। ओके, अगेंस्ट दिस क्या आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटीज पे। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। लाइक हमने पढ़ा ना कि जो हमारा पुराना सिस्टम था, वो खाली किस पे बेस्ड था, वो खाली आउटर अपीयरेंस कैसी है उसकी, उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, ये सब था। लेकिन जो न्यू आया, जो इनफैक्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, उसने हमारे इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर किया, इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर किया। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे लिखा है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी आ गया, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सारी चीजों को भी। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो इन केस ये उसमें आ जाए आपके एमसीक्यूज में, तो ये आप लिख सकते हो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन हमें किसने दी थी, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, गेव natural system of classification। इन केस ये आपके एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है।
क्या दो थे जिन्होंने दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। चलो आगे आते हैं। At the present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationship between are acceptable. अब क्या acceptable है? Phylogenetic classification system, ठीक है। अब क्या एक्सेप्टेबल हो गया? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको हम अलग कलर के पेन से मार्क करेंगे ताकि आप इजीली डिफरेंस कर पाओ। अब क्या हम एक्सेप्ट करते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किस पे बेस्ड होता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स में। This assumes that organisms belonging to same taxa have a common ancestor. We now use information from many other sources to resolve difficulties in classification. तो इन्होंने क्या बोला कि according to हमारा ये phylogenetic classification system जो किस पे बेस्ड था? एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशन किससे क्या समझते हो आप? कि विद टाइम उसमें क्या क्या चेंजेस आए, एवोल्यूशन से रिलेटेड था कि विद टाइम क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो सेम टैक्सा मैंने बताया था सबसे छोटा रैंक, राइट, या कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें जितने भी लोग ग्रुप्ड हैं उनके जो है वो कॉमन एंसेस्टर है। एंसेस्टर कौन होता है? जो हमारे से पहले रह चुका होता है, राइट, है ना। लाइक आपके पापा के पापा के पापा, ऐसे बोलते हैं एंसेस्टर। तो इसी का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा में होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर होता है उनका, ठीक है। These become more important when there is no supporting fossil evidence, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी which is now easily carried out using computers is based on all observable characteristics. Numbers and codes are assigned to all the characters and the data is then processed. चलो अब इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो अब एक्सेप्टेड है हमारे लिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें हम किन किन की हेल्प देखते हैं? उसमें हम हेल्प लेते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, जिसका मतलब क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? हम नंबर और कोड देते हैं हर कैरेक्टर को। जैसे आपने देखा कि हाइट इज टॉल, नंबर 1, कलर इज ग्रीन, नंबर 2, लीव्स आर रोल्ड, नंबर 3, राइट, इसकी वेन्स कैसी है, नंबर 4। तो ऐसे ये देते हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक को एक नंबर देते हैं और फिर उस नंबर के हेल्प से, उस कोड के हेल्प से डाटा को पूरे को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर, एक इसका क्या हेल्पफुल होता है? हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं और सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस हो गई कि इसमें क्या होता है, हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को एट द सेम टाइम हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है वो? आगे बोल रहा है साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, एंड कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू रिजॉल्व आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो हमने यहाँ पे 3 चीजों के बारे में पढ़ा। 3 चीजें हमने कौन कौन सी पढ़ी? हमने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, हमने साइटोटैक्सोनॉमी पढ़ा और हमने कीमोटैक्सोनॉमी पढ़ा। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने हमें ये बोला कि जो अब एक्सेप्टेड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको देखो, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें ना कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं, समझ रहे हो? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है, राइट। तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको कोई तो टेक्निक चाहिए होगी। ऐसे ही 3 टेक्निक्स उन्होंने पता करी। पहली क्या थी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जहां पे उन्होंने क्या करा, जहां पे उन्होंने नंबर असाइन करे, कोड्स असाइन करे हर कैरेक्टरिस्टिक्स को और फिर डाटा को प्रोसेस किया। इससे क्या हुआ? हर कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली। क्यों? क्योंकि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई ना कोई नंबर मिलते। दूसरी चीज, डाटा प्रोसेस करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया क्योंकि हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एट द सेम टाइम कंसिडर कर सकते थे। सेकेंड चीज उन्होंने जो कंसिडर करी वो कौन सी थी? साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो किस पे बेस्ड थी? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड थी। जैसे आपका क्रोमोसोम नंबर क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए साइटोटैक्सोनॉमी करी गई। और थर्ड क्या है? कीमोटैक्सोनॉमी, जो किस पे बेस्ड थी कि प्लांट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। क्या बोल रहा है ये? कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये तो आपको इसके नेम से ही पता लग जाना चाहिए कि कीमोटैक्सोनॉमी मतलब ये किससे रिलेट करेगा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेट करेगा, राइट।
जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला कि हमने थ्री डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े क्लासिफिकेशन के। पहले हमने पढ़ा आर्टिफिशियल सिस्टम, लेकिन हम आर्टिफिशियल सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाए? क्योंकि पहली चीज उसमें क्या था, उसमें हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को कंसिडर किया गया। सेकेंड चीज, उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग अलग ग्रुप कर दिया और जो बिल्कुल अलग स्पीशीज है उनको 7 ग्रुप कर दिया। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, जबकि ये नीडेड नहीं था। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करती हैं जब जब हमारा इन्वायरमेंट चेंज करता है। ठीक है, आई गेस ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि हमने आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं करा। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किस पे बेस्ड था, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, बेसिकली नेचुरल एफिनिटीज, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इन सारी चीजों को हमने कंसिडर करा। और ये किसने दिया था हमें? जॉर्ज बेंथम हुकर एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, अब जो प्रेजेंट वो कहते हैं जो एक्सेप्टेड है, जिसके वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो क्या है? हमारा थर्ड पॉइंट क्या है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं? फाइलोजेनेटिक किस पे बेस्ड है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है, कि हमारे आसपास की जितनी भी कहते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में है, उनके पास क्या है? एक कॉमन एंसेस्टर है, राइट। वो एक साथ ग्रुप डी इसलिए है क्योंकि उनके पास एक कॉमन एंसेस्टर है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाई, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हमने क्या किया, हमने हर कैरेक्टरिस्टिक को एक नंबर, एक कोड असाइन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हर कैरेक्टरिस्टिक को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाए। और दूसरी चीज हम क्या कर पाए, हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एट द सेम टाइम कंसिडर कर पाए। दूसरी चीज हमने क्या देखी, साइटोटैक्सोनॉमी जो किस पे बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे क्रोमोसोम नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। और थर्ड कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो वर्ड आ रहा है मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे बेस्ड है, राइट। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है प्लांट के, वो हमने कंसिडर करा। चलो, अब ये मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया कि क्या था हमारे पिछले 3 पैराग्राफ्स में। अब आई गेस आपको इसका इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। मैं दोबारा एक बार आपको दिखा देती हूँ और फिर देन वील स्टार्ट विद हमारा एल्गे। वैसे तो इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट इन केस लाइक कुछ एमसीक्यूज आ जाए या कोई बाय चांस 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या ऐसे आ जाए, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, और वो दोनों याद रखना, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, उन्होंने क्या दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, चलो देखो, राइट। तो यहाँ से हमने पहले इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, हमने इस पैराग्राफ में जो ये वाला पैराग्राफ है इसमें हमने बस इतना पढ़ा था कि हमने यहाँ पे एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानना है। फिर हम यहाँ से किस पे स्टार्ट हो गए, यहाँ से हम स्टार्ट हो गए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे कि वो क्यों एक्सेप्टेड नहीं है। वो इसलिए एक्सेप्टेड नहीं है, पहली चीज क्योंकि वो किस पे बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे। दूसरी चीज क्योंकि उसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को डिफरेंट ग्रुप्स में कर दिया था। और तीसरी चीज उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था, इक्वल वेटेज दिया था, जबकि हमें पता है कि जो हमारी वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो विद टाइम चेंज होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारा दोबारा फिर क्या आया, हमारा एक नया आया, दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फीचर्स पे बेस्ड था, जैसे एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी। और हमें किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। फिर हमने ये पढ़ा कि जो अब एक्सेप्टेड है वो कौन सा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड होता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेस पे होता है। और अब हमने डिफरेंट वो पढ़े कि जिसके थ्रू हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को पता कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। चलो आगे पढ़े। सो अब हमने किससे स्टार्ट करना है, एल्गे से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या कहता है, एल्गे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड
ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो भाई इसकी इंट्रोडक्शन हो गई, जहाँ पे हमने इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि कैसी है, क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉफिक है और एक्वेटिक होती है, मतलब फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में रहती है। ठीक है, तो ये हमने इसकी क्या पढ़ ली, इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। अब यहाँ पे इसका हैबिटेट आ रहा है। ऐसे में जब साथ साथ आपके पॉइंट्स बनाती रहूंगी ना, तो जब आप नोट्स बनाओगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो, दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स कौन कौन से हैं, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स, वुड। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई लाइकन, राइट। लाइकन के बारे में हमने पढ़ा है हमारे लास्ट चैप्टर में। क्या पढ़ा है कि लाइकन क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होती हैं, राइट, बिटवीन अ फंजाई एंड एन एल्गे। ओके, एनिमल्स के साथ भी होती है इसकी, जैसे स्लॉथ बेयर। ओके, तो ये इसका हैबिटेट हो गया। The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox and the filamental forms like Eulothrix and Spirogyra. A few marine forms such as kelps form massive plant bodies. तो ये किसके बारे में हो गया, इसके साइज के बारे में हो गया। साइज में इन्होंने क्या बोला कि अलग अलग टाइप की algae जो होती हैं वो अलग अलग वेज में हमें अपेयर करती हैं। जैसे कॉलोनीज में क्या अपेयर करती है, जैसे वॉलवॉक्स, कॉलोनियल एक फॉर्म हो गया। फिर फिलामेंटस फॉर्म में जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, फिलामेंट्स होते हैं उसके। और मेरीन फॉर्म्स भी होती है जैसे केल्प्स की, वो क्या करती है, मैसिव, बहुत बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज फॉर्म करती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इसका साइज पढ़ लिया। तो अभी तक हमने इसका क्या पढ़ा, पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी कि भाई एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल होता है, इसके पास थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉफिक है मतलब अपना खाना खुद बनाता है, राइट, सेल्फ फूड। और कैसा है, एक्वेटिक है, मेरीन और फ्रेश वाटर। फिर हमने इसका हैबिटेट पढ़ लिया कि मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल में, वुड में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकन्स में, या फिर एनिमल के साथ एसोसिएशन जैसे स्लॉथ पेयर के साथ, वैसे में ये फाउंड होता है। फिर हमने बात की इसके साइज के बारे में कि पहली चीज ये कॉलोनीज में, कॉलोनियल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है जैसे वॉलवॉक्स। सेकेंड, ये फिलामेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है जैसे कि हमारा स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। और थर्ड चीज के मेरीन फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है जैसे हमारा केल्प्स, जो मैसिव प्लांट बॉडी बनाता है। ठीक है, अब आ गया इसका रिप्रोडक्शन। देखो, अगेन जब हम पैरावाइज पैरा चलेंगे और पैरावाइज पैरा का एक क्रक्स निकाल लेंगे ना, तो हमारे लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा। वही करेंगे अब हम। देखो क्या कह रहे हैं, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर पेन, राइट, इट विल बी इजी टू डिस्टिंग्विश। ओके, द एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमने यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं साथ साथ ताकि इजी हो जाए। हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे के बारे में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे में हम कह रहे हैं कि वो 3 टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकता है। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हमें क्लियर हो गया कि क्या है, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 1 में। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जिसमें हमारा हर फ्रेगमेंट जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। जैसे हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, राइट, और इसमें किसी ने पाँव रखा और इसके 3 फ्रेगमेंट्स हो गए, तो ये 3 फ्रेगमेंट्स 3 न्यू ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, ये होती है हमारी फ्रेगमेंटेशन। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जो हमारे एल्गे का रिप्रोडक्शन है वो तीनों चीजों के वे से होता है। तीनों चीजों का वे मतलब वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। जो वेजिटेटिव होता है वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारा हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे एक न्यू थैलस में ग्रो कर जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से होता है। मोस्ट कॉमन है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब मोटाइल है, फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड मतलब इसके पास क्या है, फ्लैजिला है। अगर इसके पास फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होंगे और ये जर्मिनेशन में न्यू प्लांट्स देंगे। तो भाई हमने एसेक्सुअल का भी पढ़ लिया कि ये तो होता है विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर्स। और ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, राइट। और
जर्मिनेशन पे क्या देते हैं, हमें एक न्यू प्लांट देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा किससे होता है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स से होता है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि फ्यूजन ऑफ गेमीट्स हो रहा है, राइट। तो अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, कह रहा है these gametes can be flagellated and similar in size। सिमिलर इन साइज को कौन से गेमीट्स बोलते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में या लास्ट वीडियो में बताया है। these are known as isogametes, isogamous। isogamous कौन से होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अब सिमिलर जो ये आइसोगैमस हैं, ये भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये फ्लैजेला है या तो इनके पास फ्लैजेला नहीं है, या तो फ्लैजेला है या फिर फ्लैजेला नहीं है। फ्लैजेला है जैसे यूलोथ्रिक्स, और फ्लैजेला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड है और नॉन मोटाइल है, जैसे पर सिमिलर इन साइज जैसे स्पायरोगायरा। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो लिखा है आइसोगैमस। लेकिन अगर ऐसे दो गेमीट्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिसिमिलर गेमीट्स, उनको हम बोलते हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है, ऐसे गेमीट्स जो डिसिमिलर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किसके एग्जाम्पल हमें गिवन है, यूडोरेना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन एक लार्ज नॉन मोटाइल जैसे फीमेल में होता है और एक स्मॉल मोटाइल टर्म्ड एज oogamous। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो हमारा फ्यूजन है ना, वो भी 3 टाइप्स का है। फ्यूजन 3 टाइप्स का कौन कौन सा पढ़ा हमने, इफ यू रिमेम्बर, आइसोगैमस मतलब दोनों सिमिलर गेमीट्स हैं, उनके बीच में फ्यूजन हो रही है भाई। एनाइसोगैमस मतलब दोनों डिसिमिलर गेमीट्स हैं, उनके बीच में फ्यूजन हो रही है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, oogamous। oogamous में क्या होता है बच्चे, ये समझो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन हियर। oogamous का मतलब क्या होता है, oogamous का मतलब होता है कि जो हमारा मेल गेमीट है, जो हमारा मेल गेमीट है वो कैसा है, स्मॉल है और मोटाइल है, ठीक है। वेराज जो हमारा फीमेल गेमीट है, जो हमारा फीमेल गेमीट है वो कैसा है, जैसे हम ह्यूमंस में होता है, लार्ज है एंड नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो इन्होंने हमें क्या बोला कि जो हमारी फ्यूजन होती है या जो भी हमारा ये गेमीट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वे होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ऐसे ही एल्गे में भी 3 टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दिखता है। कौन कौन सा, आइसोगैमस, oogamous और एनाइसोगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होते हैं। अब ये जो गेमीट्स होते हैं ना बच्चे, ये अलग अलग होते हैं। लाइक अगर 2 गेमीट्स सिमिलर इन साइज हैं तो वो आइसोगैमस, अगर 2 गेमीट्स नहीं एक दूसरे से अलग है तो वो एनाइसोगैमस, और अगर जो फीमेल गेमीट है वो बड़ा है और नॉन मोटाइल है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता, और जो मेल है वो छोटा है और वो मूव कर सकता है, मोटाइल है, तो वो क्या होता है, oogamous। जैसे हमारा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पे इनशॉर्ट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, एल्गे की। तो एल्गे की रिप्रोडक्शन में हमने कहा, देखो लेट अस हाईलाइट साइड बाय साइड ताकि आप नोट्स बना पाओ इजीली। तो एल्गे की रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि वो 3 वेज से रिप्रोड्यूस कर सकती है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। मेरी सजेशन आपको रहेगी कि ऐसे जो चीजें होती है ना उनको आप फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाओ। जब आप फ्लो चार्ट फॉर्म में उन्हें खुद आप अपने हाथ से बनाओगे ना, जैसे अभी मैंने आपको, यहाँ तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं था इसलिए थोड़ा मेसी बना है, बट अगर आप इसे क्लियरली एक प्रेजेंटेबल नाइस वे में बनाओगे और जब आप इसे फिर रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने बोला कि जो हमारी एल्गे है वो 3 वेज से रिप्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, जिसमें क्या होता है, हर फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब एक न्यू थैलस में ग्रो कर जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, स्पोर्स के थ्रू होती है। और कौन से स्पोर्स, जू स्पोर्स। ये स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं और जर्मिनेशन पे न्यू प्लांट्स देते हैं। और जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के थ्रू होती है। अब ये गेमीट्स अगर सिमिलर इन साइज है और फ्लैजिलेटेड है जैसे यूलोथ्रिक्स, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है लेकिन सिमिलर इन साइज है, इन जैसे स्पायरोगायरा, इसको हम बोलते हैं, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस, ठीक है। लेकिन अगर 2 गेमीट्स ऐसे फ्यूज हो रहे हैं जो एक दूसरे से अलग अलग साइज है, डिसिमिलर इन साइज है,
और एज एन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस, ठीक है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारा जो फीमेल का गैमीट है वो लार्ज है और नॉन मोटाइल है, और जो मेल का गैमीट है वो मोटाइल है, उसको हम बोलते हैं, और स्मॉल है, उसको हम बोलते हैं oogamous, जैसे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ आई एम मूविंग फर्दर। प्लीज डायग्राम्स को स्टडी करना, डायग्राम्स में कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज मेरे को बताना। वंस आई एम फिनिश विद द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड आई एम स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ algae, आई विल श्योरली रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, ओके, डोंट वरी। Like if you are not clear, then please wait. I'll revise everything. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। Algae are useful to man in variety of ways. अब यहाँ पे क्या आ गई algae की usefulness? At least half of the total carbon dioxide fixation is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they carry the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producers of energy, rich compounds which form the basis of food cycle. Many species of Porifera, Laminaria, Sargassum are among 70 species of marine algae used as food. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, that is water holding substances, for example algin, brown algae, and carrageen, that is red algae, which are used commercially. Agar one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jelly. Cholera, a unicellular algae rich in proteins, is used as food supplement even by space travelers. The algae are divided into 3 components: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Okay, तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ना है भाई? algae की यूजेस क्या है algae के? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे algae के यूजेस क्या क्या हैं। चलो हम एक एक को पढ़ते हैं, एक एक को समझते हैं, एक एक को हाईलाइट करते हैं और फिर मैं आपको मार्क करवाती हूँ, ठीक है। पहला क्या कह रहा है? algae आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। जितना पहली इसकी जो यूज आ गई, पहला आ गया CO2 की फिक्सेशन, बच्चा CO2 की फिक्सेशन। अच्छा मैं सबको तो साइड में नहीं लिख पाऊंगी, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं साथ साथ हाईलाइट करके ना साइड में नंबर कर देती हूँ, ताकि जब आप नोट्स बनाओ ना तो उन नोट्स में आप इसे नंबर वे में लिखना, ठीक है। प्लीज पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना, ऐसे पैराग्राफ्स लिखोगे ना कभी यूजफुल नहीं रहेगा, वो दूसरी आपकी एनसीईआरटी बन जाएगी। इसलिए बेटर है कि आप इसके पॉइंट वाइज पॉइंट में लिखो ताकि आप इसे याद कर पाओ, ठीक है। तो पहला क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके हेल्प से करती है? फोटोसिंथेसिस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जब हम एल्गे का ओवरव्यू पढ़ रहे थे कि जो हमारी एल्गे होती है वो क्लोरोफिल बियरिंग होती है। क्लोरोफिल बियरिंग क्यों होती है? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है ना कि ये प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में अर्थ में बहुत हेल्प करते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक, ये क्या करते हैं? लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाते हैं और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि ये हमारे क्या है? एनर्जी रिच कंपाउंड्स है, एनर्जी मिलती है इनसे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है मेनी स्पीशीज जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम आर अमंग 70 स्पीशीज, जिसको हम कैसे यूज करते हैं? फूड की तरह यूज करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ गया? थर्ड पॉइंट क्या आ गया कि ये किसकी तरह यूज होते हैं? फूड की तरह यूज किए जाते हैं। चलो आगे पढ़े। आगे वो हमें क्या कह रहा है? Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, that is water holding substances. Example algin, brown algae and carrageen, red algae. फोर्थ चीज क्या आ गई? ये हमें हाइड्रोकोलॉइड्स बनाने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है बच्चा? हाइड्रोकोलॉइड्स हमारे वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जो हमारी रेड एल्गे होती है या जो हमारी ब्राउन एल्गे होती है वो हमें क्या बनाने में हेल्प करती है? हाइड्रोकोलॉइड्स बनाने में हेल्प करती है, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाने में हेल्प करती है, जैसे एल्गिन हो गया, कैरागिन हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? मेकिंग हाइड्रोकोलॉइड्स। तीसरी चीज क्या हो? फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? देखो, अगर वन ऑफ द कमर्शियली प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड
from Gelidium and Glaciaria are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. तो इसको आप 5th and 6th पॉइंट कर सकते हो या खाली 5th पॉइंट कर सकते हो. मैं यहाँ पे 5th और 6th कर रही हूँ. ग्रो माइक्रोब्स, ये चलो पूरे को हम एक ही कर देते हैं 5th. कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, आपने अगर अगर के बारे में तो पढ़ा होगा, है ना, और आपने आगे भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है अगर अगर के बारे में, कि हम उसको डीएनए फ्रेगमेंटेशन में क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं. तो बच्चे अगर अगर ना एक ऐसा, या खाली आप अगर बोल लो, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किस में हेल्प करता है, माइक्रोब्स ग्रो करने में हेल्प करता है, आइसक्रीम्स जेलीज बनाने में हेल्प करता है, और वो किससे बना होता है, गैलीडियम और ग्रासिलेरिया, जो हमारी दो एल्गे. चलो 6th पॉइंट पे आ जाए कि हम इनको कैसे यूज करते हैं एट फूड सप्लीमेंट्स. देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसको हम फूड की तरह यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज करते हैं क्योंकि बहुत रिच होते हैं. स्पेस ट्रैवलर्स भी हमारे इसे फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज करते हैं. चलो ये हो गया इसका 6th पॉइंट एंड दिस इज द एंड ऑफ यूजेस. तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, देखो फटाफट वील रिवाइज द यूजेस. पहला चीज हमने पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ी कि ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो फूड साइकिल के लिए हेल्पफुल होती है. तीसरी चीज हमने बोला कि पॉरीफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम ऐसी एल्गेज है जिनको हम किन की तरह यूज करते हैं, फूड. चौथा पॉइंट हमने क्या बोला कि रेड और ब्राउन एल्गे जो होता है वो हमें हाइड्रोकोलॉइड्स बनाने में हेल्प करता है, दैट इज वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस. और ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं ये कमर्शियली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. तो ये हो गया 4th, जैसे ब्राउन एल्गे एल्गिन और रेड एल्गे कैरागिन. 5th पॉइंट क्या आ गया कि ग्लासिनेरिया और गैलीडियम दो हमारी एल्गे हैं जो किसमें हेल्प करती हैं, हमें माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में हेल्प करती हैं, आइसक्रीम्स, जेली, अगर जैसा एक सब्सटेंस बनाने में हेल्प करती हैं जो इन शॉर्ट माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाता है, ठीक है, आइसक्रीम जेलीज बनाने में हेल्प करता है. ये हो गया 5th पॉइंट अगर के बारे में. और 6th पॉइंट हो गया कि ये फूड सप्लीमेंट की तरह, जैसे हमारा क्लोरेला, ये एक फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता है बाय आवर स्पेस ट्रैवलर्स. चलो let us revise the complete introduction of algae in 2 minutes and then we'll be continuing with the classification of algae. ठीक है, चलो एल्गे में हमने पहली चीज पढ़ी थी इसका इंट्रोडक्शन कि भाई ये क्लोरोफिल बेयरिंग बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. हैबिटेट में हमने पढ़ा कि ये सॉइल में, मॉइस्ट स्टोन्स में, वुड में मिलता है. ऑल्सो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई दैट इज कॉल्ड एज लाइकन एंड एनिमल्स जैसे स्लॉथ पेयर उसमें मिलता है. साइज में हमने पढ़ा कि भाई ये डिफरेंट साइजेस का हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलोनियल एल्गे की बात करें जैसे वॉल बॉक्स, या फिर हम किसकी बात करें, फिलामेंटस एल्गे की बात करें जैसे यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा, या फिर हम मेरीन फॉर्म्स की बात करें जैसे केल्प्स, वो हमें मैसिव प्लांट बॉडीज बनाने में हेल्प करती है. फिर हमने इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो 3 वेज से होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होती है. फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारा हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है, एक न्यू थैलस बन जाता है. एसेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा कि इसके थ्रू होती है जूस्पोर्स. जूस्पोर्स कैसे होते हैं, हमारे मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, राइट, और जर्मिनेशन पे न्यू प्लांट्स देते हैं. फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती किससे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विद फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. और ये जो गेमीट्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. लाइक अगर हमारे गेमीट्स सिमिलर इन साइज हैं तो वो आइसोगैमस होंगे, अगर हमारे गेमीट्स डिफरेंट इन साइज है तो वो एनाइसोगैमस होंगे, और अगर हमारा जो मेल गेमीट है वो छोटा है और मोटाइल है और जो फीमेल गेमीट है वो बड़ा है और नॉन मोटाइल है तो वो oogamous होंगे. और फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े. फिर हम आ गए लास्ट में इसके यूजेस पे. यूजेस में हमने इसका क्या क्या पढ़ा, हमने इसके 6 यूजेस पढ़े. दैट इज फर्स्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में हेल्प करता है और ऑक्सीजन को डिसॉल्व करवाने में हेल्प करता है. दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं. तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि इसकी बहुत सारी स्पीशीज लाइक पॉरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम किसकी तरह यूज होते हैं, फूड की तरह यूज होती हैं. चौथी चीज हमने क्या पढ़ी कि कुछ एल्गेज लाइक रेड और ब्राउन एल्गे बेसिकली किसमें हेल्प करते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स बनाने में हेल्प करते हैं, दैट आर द वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फिफ्थ चीज हमने क्या पढ़ी कि हमारे पास 2 एल्गेज हैं, गैलीडियम और
ग्रासिलेरिया, जो अगर जैसा एक सब्सटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे हमें किस में हेल्प होती है, आइसक्रीम बनाने में, जेलीज बनाने में, माइक्रोब्स को ग्रो करने में। और सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट हमने यूज किया कि क्लोरेला जैसे और भी ऐसे एल्गे हैं जो फूड सप्लीमेंट की तरह हमारे स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं। चलो, ये एक ओवरव्यू हो गया एंड आई गेस मैंने हर चीज को इतनी बार रिपीट किया है, तो आपको ये साथ में एकदम मेरे साथ साथ सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे की। एक मिनट, गिव मी जस्ट अ मिनट। ओके, चलो, सो नाउ वील बी स्टार्टिंग। ओके, राइट। सो नाउ वील बी स्टार्टिंग विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, कि हम एल्गे को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ओके, ये कलर तो मैंने ऊपर यूज किया है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, प्लीज वेट। ओके, लेट मी यूज ब्लैक। क्लोरोफाइसिए, ठीक है, 3 क्लासिफिकेशंस हैं, क्लोरोफाइसिए, फायोफाइसिए और रोडोफाइसिए। क्लोरोफाइसिए, members of क्लोरोफाइसिए are commonly called green algae। देखो आप इसे कैसे याद कर सकते हो, क्लोरोफाइसिए से आप रिलेट करो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो भी हमारे जिस भी प्लांट में क्लोरोफिल होता है वो कैसा होता है, इन कलर, ग्रीन इन कलर होता है, राइट। तो मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसिए जो होते हैं उनको हम बेसिकली ग्रीन एल्गे कहते हैं। द प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस जो इनकी होती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो बेसिकली इनका कलर कैसा होता है, ग्रास ग्रीन। देखो आई अंडरलाइन द मेन कि पहली चीज हम इसे ग्रीन एल्गे कहते हैं। ओके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हाइलाइटर एज वेल। पहली चीज हम इसे ग्रीन एल्गे कैसे हैं, दूसरी चीज ये यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस हो सकती है। तीसरी चीज इसका जो बेसिक कलर होता है वो ग्रास ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होती हैं इसकी क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल ए एंड बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस शेप में है, किस साइज में है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के शेप एंड साइज की बात यहाँ कर दी उन्होंने कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा हो सकता है, वो डिस्कॉइड हो सकता है, वो प्लेट लाइक हो सकता है, वो रेटिकुलेट हो सकता है, वो कप शेप्ड हो सकता है, वो स्पाइरल हो सकता है या फिर वो रिबन शेप्ड हो सकता है। तो लेट मी हाईलाइट इट फटाफट से, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इनके पास क्या होते हैं, पायरेनोइड्स होते हैं। पायरेनोइड्स जो हमारे क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं और ये क्या होती हैं, स्टोरेज बॉडीज होती हैं, ठीक है। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। क्या होता है, और पायरेनोइड्स क्या, पीपी, ऐसे याद रख लो, पीपी, पायरेनोइड्स मतलब प्रोटीन। सम एल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, जो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, और आउटर लेयर पेक्टोज से। तो ठीक है, ये चीजें सारी याद करने वाली हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है जो किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन से या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से होती है, राइट। अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि एल्गे में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जूस्पोर्स से होती है मेनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन एंड इट में भी कैसी हो सकती है, वो आइसोगैमस हो सकती है, ऊगैमस हो सकती है, फिर एनाइसोगैमस हो सकती है। कॉमन एग्जांपल्स क्या हो गए, क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पैरोगायरा एंड कारा। देखो अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम ना साइड बाय साइड में क्या करती हूँ, मैं इसके पॉइंट्स लिखती हूँ और पॉइंट में जो जो मैंने हाईलाइट करवाया ना उसको फिर आपको मार्क करवाती हूँ, फिर आप समझो उसे, ठीक है, इजी हो जाएगा। चलो एक मिनट, जस्ट लेट मी इरेज इट सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर मी, राइट, टू राइट द पॉइंट्स। ओहो, वो भी इरेज हो गया, हाईलाइटेड भी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, let me highlight it again, discoid, plate like, reticulate, cup shape, spiral और ribbon shaped, right। चलो अब हम इसके पॉइंट्स बनाते हैं। पहली चीज हमने क्या पढ़ी यहाँ पे,
पहली चीज हमने पढ़ी कि हम इसे बोलते हैं ग्रीन एल्गे, तो कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गे, ठीक है। ओके, सेकंड चीज हमने इसका क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसका अकरेंस कैसा है। सेकंड चीज हमने इसका पढ़ा फॉर्म्स या स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, कि या तो यूनिसेलुलर होगा, या तो ये कॉलोनियल होगा, या फिर ये फिलामेंटस होगा, हमने ये पढ़ा। थर्ड चीज हमने यहाँ पे पढ़ी, देखो थर्ड चीज थी ये पिगमेंट्स जो फाउंड है। पिगमेंट कौन सी होती है इसमें, बेसिकली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। फिर हमने यहाँ पे फोर्थ चीज पढ़ी, फोर्थ चीज में हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, कि वो डिस्कॉइड हो सकता है, वो प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ चीज हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, फिफ्थ चीज हमने पढ़ी यहाँ पे पायरेनोइड्स, ठीक है। फिफ्थ चीज हमने यहाँ पे पढ़ी पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स क्या होते हैं, हमने क्या पता किया कि पायरेनोइड्स जो होते हैं वो हमारी स्टोरेज बॉडीज होते हैं, और पायरेनोइड्स में क्या होता है, पीपी। पायरेनोइड्स क्या स्टोर करवाने में हेल्प करते हैं हमें, प्रोटीन, या फिर ये किस फॉर्म में फूड स्टोरेज करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ये भी हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स चीज हमने यहाँ पे पढ़ी कि इसका सेल वॉल कैसा होता है। सिक्स चीज हमने क्या पढ़ी, इसके सेल वॉल के बारे में, कि सेल वॉल सेल्यूलोज से मेड होता है, इनर लेयर और आउटर लेयर पेक्टोज से होती है। फिफ्थ चीज हमने सेवन चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन में हमने तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए। कौन कौन से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर स्पोर फॉर्मेशन से होता है। जो हमारा एसेक्सुअल होता है वो जूस्पोर से होता है, और जो सेक्सुअल होता है वो 3 डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। कौन सा, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस या फिर ऊगैमस। और 8 चीज हमने इसके पढ़ लिए एग्जाम्पल्स। सारे जितने भी आपके टाइप्स ऑफ एल्गेज है ना, उसमें आपको यही चीज पता करने में मतलब यही चीज होगी मोस्टली, ठीक है, सब में। चलो अब हम पॉइंट वाइज पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आपके 8 पॉइंट्स लिखे हैं, उन 8 पॉइंट्स की हेल्प से हम क्लोरोफाइसिए को याद करते हैं। पहली चीज क्लोरोफाइसिए का कॉमन नेम। क्लोरोफाइसिए को हम दूसरी क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो, क्लोरोफाइसिए मतलब इनमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, तो ये कैसे कलर में होंगे, ग्रीन कलर में होंगे। आप ऐसे से याद रखो। दूसरी चीज हमने इसका फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर, तो फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है और कॉलोनियल हो सकता है। थर्ड चीज हमने इसके बारे में पिगमेंट्स पढ़े, कि इसमें क्लोरोफिल के कौन से पिगमेंट्स होते हैं, तो क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। फोर्थ हमने पढ़ा कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से फॉर्म्स का हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या फिर हमारा रिबन शेप्ड हो सकता है। फिफ्थ चीज हमने पढ़ी पायरेनोइड्स के बारे में, कि पायरेनोइड्स क्या है। पायरेनोइड्स बेसिकली हमारी स्टोरेज बॉडीज हैं जो क्लोरोप्लास्ट में एग्जिस्ट करती हैं, और ये क्या कंसिस्ट करती हैं, प्रोटीन्स कंसिस्ट करती हैं। ऑल्सो जो हमारे ये क्लोरोफाइसिए होते हैं, ये फूड को किस वे में स्टोर करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के वे में स्टोर करते हैं। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट हमने इसके उसके बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में, कि सेल वॉल की जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज से बनी है, और जो आउटर लेयर है वो किससे बनी है, पेक्टोज से बनी है। सेवेंथ पॉइंट हमने इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, कि इसमें हर 3 डिफरेंट टाइप जो होते हैं, सारी की रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव है तो वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होगी या स्पोर्स की हेल्प से हुई थी। एसेक्सुअल है तो वो किसकी हेल्प से होगी, स्पोर्स की हेल्प से हुई थी। और सेक्सुअल है तो वो 3 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस और ऊगैमस। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे, लाइक क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कार। बच्चे, इफ यू लर्न लाइक दिस नो, I guarantee you will never forget. Just learn the 8 points कि मैंने क्या क्या इसके बारे में याद करना है. It will be damn easy for you. ठीक है, चलो आगे भी हम यही करेंगे. आगे हम क्या करेंगे बच्चे, आगे भी हम सेम पॉइंट्स बनाएंगे, सेम वे से समझेंगे चीजों को, शायद आपको ऐसे बहुत अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, still I'm saying still you have any doubt in anything, any topic covered in this video, please mention in the comment section. I'll take it up in the next video. Also you can email me at the email ID provided below in the description box. You can also telegram me personally, right? I've given the link to the telegram channel also here, right, in the description box, so please check it. चलो आगे पढ़ते हैं. फायोफाइसिए. The main thing is बच्चे that if you keep your doubts to yourself, no, it will be very हानिकारक for you only. So it's better you let me know your doubts so that I can clear it out, right? And there is no confusion in your mind, right? और चलो क्या बोल रहा है, the members of Phaeophyceae or brown algae are found primarily in marine habitats. They show a great variation in size and form.
They range from simple branched filamentous forms like ectocarps to profusely branched forms as represented by kelps, which may reach a height to 100 meters. They possess chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophylls. They vary in color from olive greens to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment, fucoxanthin, present in them. Okay. Food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin or mannitol. The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coat of algae. The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to a substratum by a holdfast, has a stalk, the stipe, and leaf-like photosynthetic organ, the frond. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction in most of the brown algae is by biflagellated zoospore that are beer-shaped and have two unequal laterally attached flagella. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous, or oogamous. Union of gametes may take place in water or within the oogonium. The gametes are pyriform, that is pear-shaped, and bear the two laterally attached flagella. The common forms are ectocarps, dictyota, laminaria, sargassum and fucus. चलो अब हमने इसका पूरा पैराग्राफ रीड कर लिया है. अब हम इसको हाईलाइट करेंगे, इसके पॉइंट्स बनाएंगे जिसके वजह से हम इसे इजीली समझ पाएंगे. Let me draw a line so that it becomes clear for you that now we are starting with 505CA. And let me use a different color pen as well. आप ऐसे ही पॉइंट्स बनाओ, साथ साथ आप लिखो. अगर वीडियो देखते हुए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, चलो पहली चीज इसका कॉमन नेम पढ़ा भाई. यहाँ पे हमने पहली चीज हमने इसका क्या पढ़ा, कॉमन नेम. कॉमन नेम क्या होता है इसका, ब्राउन एल्गे. यही था पहले भी, मतलब फर्स्ट पॉइंट पहले में भी क्या था, कॉमन नेम था. सेकेंड चीज अगेन साइज, फॉर्म, स्ट्रक्चर या फॉर्म, राइट. तो आप स्ट्रक्चर लिख रही हूं मैं यहाँ पे, आप इसको स्ट्रक्चर या फिर मैं लिख देती हूँ स्लैश फॉर्म. कौन सी है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स हो सकती हैं जैसे एक्टोकार्प्स, टू प्रोफ्यूसली मतलब बहुत सारी ब्रांचेस है जिसकी केल्प्स, जो आप समझोगे एक हाइट ऑफ 100 मीटर्स तक पहुंच सकता है. ठीक है, तो हमने पहली चीज पढ़ी इसकी कॉमन नेम, दैट इज ब्राउन एल्गे. सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ी कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका फॉर्म है, वो या तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस हो सकता है जैसे एक्टोकार्प्स, या फिर प्रोफ्यूसली ब्रांच मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं जैसे केल्प्स में. फिर थर्ड पॉइंट आ गया हमारा इसमें पिगमेंट्स. अगेन थर्ड पॉइंट इज फॉर पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स में ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा, फोर्थ पॉइंट, जो है इसका कलर. ठीक है, तो दोनों को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और दोनों को आप अच्छे से पढ़ना. ठीक है, चलो क्लोरोफिल ए, सी, कार्टेनॉइड्स एंड xanthophylls हो गई इसकी पिगमेंट्स. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. देखो ये है थर्ड पॉइंट. और जो फोर्थ पॉइंट है ना यहाँ पे, वो ये रहा कि इसका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड ऑफ ब्राउन पे जाता है. किस पे डिपेंड करता है, देखो दिस इज इम्पोर्टेंट, कि इसका जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, xanthophylls पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन में डिपेंड करता है कि फ्यूकोजैंथिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट. तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कार्टेनॉइड्स एंड xanthophylls. और फोर्थ चीज हमने पढ़ी कि जो हमारे इसका जो कलर होता है वो एक रेंज में होता है, लाइक ऑलिव ग्रीन्स टू ब्राउन एल्गे में हो सकता है. और इसका जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ xanthophylls पिगमेंट कितना है, फ्यूकोजैंथिन का अमाउंट कितना है. ठीक है, फोर्थ चीज हो गई इसकी कलर. फिफ्थ चीज हो गई अगेन फूड स्टोरेज, कि फूड कैसे स्टोर होता है, फॉर्म ऑफ फूड स्टोरेज. देखो कैसे स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो लैमिनारिन या फिर मैनिटॉल के फॉर्म में हो सकती है. फिफ्थ चीज अगेन इसकी सेल वॉल, सिक्स चीज सॉरी इसके सेल वॉल. इसमें क्या होता है, इसकी सेल वॉल, जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो इनर लेयर है वो सेलुलोज से है और आउटर लेयर है जो पेक्टिन से है, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है कि वेजिटेटिव सेल्स के पास जो सेलुलोसिक वॉल होती है वो किस पे कवर्ड होती है, आउटसाइड बाय गिलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन. उसके बाहर क्या होती है, एक गिलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन होती है. सेवन चीज इसकी स्ट्रक्चर आ रही है, प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर आ रहा है, विच इज आई एम सो सॉरी, जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है,
देखो, the plant body is usually attached to substratum by a holdfast, has a stalk, the stipe, and leaf-like photosynthetic organ called the frond. तो हमने 7th पॉइंट इसका जो ये पढ़ना है वो किसके बारे में है, हमारा प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी में इन्होंने कहा हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होती हैं, राइट, 3 कंपोनेंट्स होती हैं। पहली चीज होती है होल्डफास्ट, ठीक है। होल्डफास्ट क्या होता है, होल्डफास्ट एक ऐसा चीज होता है जो इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करवाता है। सेकंड जो प्लांट बॉडी में इसका पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट है, देखो लिखा है हैज अ स्टॉक, सेकंड पार्ट है स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइप, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है इसका वो क्या है, थर्ड पार्ट है फ्रॉन्ड, जो एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ओके तो हमने क्या पढ़ा, लेट मी चेक, अगर इसका एक हमको फोटो गिवन होगा सो इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके प्लीज वेट अ मिनट, लेट मी चेक इन द डायग्राम्स इफ वी हैव, वी आर टॉकिंग अबाउट brown algae, right? Okay, see here, see, we'll understand through this diagram, ठीक है। this is a diagram of हमारा brown algae। ये सारे जो तीनों एग्जाम्पल्स है ना ये ब्राउन एल्गे के हैं, डिफरेंट है, ठीक है। पहला देखो ये पार्ट है इसका होल्डफास्ट। होल्डफास्ट क्या होता है बच्चे, कि ऐसा पार्ट होता है जो हमें सबस्ट्रेटम से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। स्टाइप क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्टाइप इज द स्टॉक, राइट। और फ्रॉन्ड क्या होता है, हमारा एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लिख रहा है लीफ लाइक है ना, लीफ की तरह है, और कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो ये क्लियर हुई, देखो ये रहा होल्डफास्ट इसका, ये इसका फ्रॉन्ड हो गया, देखो ये फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड जिस लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ऐसे ये इसका स्टाइप हो गया, स्टाइप का मतलब क्या हो गया, स्टॉक, और ये इसका फ्रॉन्ड हो गया, ठीक है। अब समझ आया प्लांट बॉडी कैसी होती है। चलो आगे पढ़ते हैं। मैंने इसको बच्चे यहाँ से इरेज कर रही हूँ, बट मैंने आपको जब समझाया वीडियो में सो इट्स बेटर आप साथ साथ लिख लो, क्योंकि मेरे पास स्पेस बच्चे इतनी है और मेरे को नीचे वाला पैराग्राफ भी कवर करना है और इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए आई एम इरेजिंग इट, ठीक है। स्टिल अगर आपको इस चीज में डाउट हो प्लीज लेट मी नो, प्लीज डोंट कीप योर डाउट्स टू योरसेल्फ, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। चलो ओके, ये समझ आ गया कि 7 चीज हमारी इसकी प्लांट बॉडी के बारे में हो गई, कि इसकी प्लांट बॉडी में कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं, होल्डफास्ट जो सबस्ट्रेटम से कनेक्ट करवाता है, स्टाइप दैट इज अ स्टॉक, और फ्रॉन्ड जो एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। चलो आगे इसका आ गया रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या आ गया इसका, रिप्रोडक्शन, याद रख, रिप्रोडक्शन, ये हो गया इसका 8th पॉइंट, ठीक है। तो क्या लिखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, बार बार ये क्यों हो रहा है मेरे से, सॉरी। चलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गे बायफ्लैजुलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं इसके। दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो इसके ज़ूस्पोर्स होते हैं वो बायफ्लैजुलेटेड होते हैं। बायफ्लैजुलेटेड मतलब 2 फ्लैजुलाज हैं इसके ज़ूस्पोर्स में, दैट आर पियर शेप्ड होते हैं, और 2 अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजुला होता है। अगेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस हो सकता है, और जो यूनियन ऑफ गेमीट्स है वो कहाँ पे होता है, वाटर में हो सकता है, विद इन द ऊगोनियम, ठीक है, ऑफ द ऊगैमस स्पीशीज। ऊगैमस स्पीशीज कौन से होते हैं, जिनमें जो मेल का हमारा वो होता है गेमीट, वो कैसा होता है, छोटा होता है और मोटाइल होता है, दैट इज मूव कर सकता है, और जो हमारा फीमेल का गेमीट होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, लेकिन नॉन मोटाइल होता है। तो या तो ये वाटर में होगा इनका यूनियन ऑफ गेमीट्स, या फिर ये विद इन द ऊगोनियम होगा। द गेमीट्स, अब गेमीट्स कैसे होते हैं, गेमीट्स भी जो इसके होते हैं, जैसे हमारे ज़ूस्पोर्स ऊपर थे ना बायफ्लैजुलेटेड और पियर शेप्ड, ऐसे ही जो इसके गेमीट्स होते हैं वो भी पायरीफॉर्म होते हैं, मतलब पियर शेप्ड होते हैं, और 2 फ्लैजुलाज होते हैं। और 9th पॉइंट, ओके यहाँ पे 9 पॉइंट्स हो गए, 9th पॉइंट आ गया इसका एग्जाम्पल्स।
ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, एक्टोकार्पस, डाइक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। चलो अगेन वील रिवाइज, फटाफट से रिवाइज करेंगे और फिर हम इसके लास्ट पार्ट पे पहुंचेंगे, फिर एक इसका टेबल है वो स्टडी करेंगे और फिर आज की क्लास यहीं तक एंड हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो 5 में हमने क्या पढ़ा कि इसका कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गे। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर या फॉर्म में क्या पढ़ा कि ग्रेट वेरिएशन है, जैसे कि सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है जैसे हमारे एक्टोकार्प्स में होती है, या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकती है जैसे कि हमारे कैल्प्स में होती है, जो अप टू हाइट ऑफ 100 मीटर्स रीच कर सकते हैं। थर्ड हमने इसमें पिगमेंट्स की पढ़ी कि क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैटेनॉइड्स होते हैं और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। फोर्थ चीज हमने पढ़ी कि जो हमारे ब्राउन एल्गे होते हैं उसमें एक रेंज ऑफ कलर्स होते हैं, दैट इज इट रेंजेस फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग ऑन किस पे, अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोज़ैंथिन। ठीक है, ओके। फूड को हम किस पे स्टोर करते हैं, फूड को हम स्टोर करते हैं एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे लैमिनारिन और मैनिटॉल के फॉर्म में। फिर सेल वॉल इसकी कैसी होती है, सेल वॉल सेलुलोसिक होती है जिसके आउटसाइड एक गिलाटिनस कोटिंग होती है, किसकी, एल्गिन की। फिर हमने पढ़ा इसके प्लांट बॉडी के बारे में कि प्लांट बॉडी में हमारे 3 चीजें होती हैं, होल्डफास्ट, स्टाइप और हमारा फ्रॉन्ट। होल्डफास्ट क्या होता है, जो सबस्ट्रेंटम से अटैच करवाता है वो होता है, स्टाइप क्या होता है, स्टॉक होता है, और फ्रॉन्ट क्या होता है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। 8th होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि अगर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी तो फ्रेगमेंटेशन होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ज़ूस्पोर्स की हेल्प से होगी, और ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं और पियर शेप्ड होते हैं। अगेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो हमारी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस हो सकती है, और जब हमारा यूनियन ऑफ गैमीट्स होता है वो वाटर में हो सकता है या विद इन द oogonia हो सकता है अगर ऊगैमस हो रही है तो, राइट। और जो यहाँ पे गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अगेन वो भी पियर शेप्ड होते हैं, दैट इज पायरिफॉर्म होते हैं, और 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला बियर करते हैं। ठीक है, कॉमन फॉर्म्स कहते होते हैं एक्टोकार्प्स, डाइक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। चलो आगे पढ़े। नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज Rhodophyceae. Let me use a different color pen. Okay, let us use orange this time. ठीक है, Rhodophyceae. The members of Rhodophyceae are commonly called red algae. आप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड पिगमेंट की डोमिनेंस होती है, आर फाइकोइराइथ्रिन। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गे मेराइन होते हैं विद ग्रेटर कंसेंट्रेशंस फाउंड इन वार्मर एरियाज। दे अकर बोथ इन वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो ग्रेट डेप्थ्स। The red thalli of most of the red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. Food को हम यहाँ पे Floridian starch के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, which is very similar to amylopectin and glycogen. The red algae usually reproduce vegetatively. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile. Just a minute. By non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by a complex post-fertilization development. The common members are Polysiphonia, Porifera, Gracilaria and Gelidium. Gracilaria and Gelidium याद है, जो अगर बनाने में हेल्प करता है। चलो इसके भी पॉइंट्स मार्क करेंगे, तो बड़ी छोटी सी है ये, बड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा, डोंट वरी, एंड देन यू विल बी फ्री, क्लास विल बी ओवर। ओके, चलो मेंबर्स ऑफ Rhodophyceae को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गे बोलते हैं। तो पहली चीज हो गई इसका कॉमन नेम। रेड एल्गे क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसमें क्या होती है, आर फाइकोराइथिन जैसी पिगमेंट होती है। तो सेकंड हो गई इसकी पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट क्या हो गई इसकी, आर फाइकोराइथिन। अब यहाँ पे इसका हैबिटेट आ रहा है, ये जितना है ना, ये इसका थर्ड पॉइंट है, हैबिटेट। हैबिटेट में इन्होंने हमें क्या बोला, देखो देखते हैं। हैबिटेट में ये हमें कह रहे हैं कि रेड एल्गे जो होती है वो वार्मर एरियाज में मिलती है, मतलब वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज, मतलब देखो बेसिकली वाटर में अकर करती है। अब वाटर में जो ऊपर वाला सरफेस होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट हो रही होती है, वेल लाइटेड रीजन होता है वहां पे भी होती है, और ग्रेट डेप्थ्स इन ओशंस में भी होती है जहाँ पे बहुत ही कम लाइट होती है। तो आपको इसको मतलब इसका रेंज देखो, वेल लाइटेड एरिया में भी है और बहुत कम जहाँ पे लाइट है, मतलब डीप इन द ओशंस वहां पे भी है। कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, इसका जो रेड थैलाई होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। दिस बिकम्स योर 5th पॉइंट रिगार्डिंग आपका थैलस कैसा होता है। ठीक है, सॉरी 4th पॉइंट, दैट इज थैलस।
ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, सून सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स, द फूड इज स्टोर्ड, अगेन फूड का स्टोरेज किस में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका फूड, फूड किस में स्टोर होता है, किस फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होती है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि अगर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है तो फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली तो नॉन मोटाइल स्पोर्स से, और सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर्स से। तो सिक्स्थ पॉइंट हो गया इसका रिप्रोडक्शन। और सेवेंथ पॉइंट, ठीक है, ये रहा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, oogamous होती है। देखो यहाँ पे एक स्पेशलिटी आ गई कि भाई खाली oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नो आइसोगैमस, नो एनाइसोगैमस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आएगा सेवेंथ पॉइंट, दैट इज एग्जाम्पल्स। भाई देखो कितने डाइवर्सिटी है, जो हमने पहला पढ़ा उसमें 8 पॉइंट्स बने, जो सेकंड पढ़ा उसमें 9 पॉइंट्स बने, अब 7 पॉइंट्स बन रहे हैं। चलो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, पॉलीसिफोनिया, पॉरीफायरा, ग्लासिलेरिया और गैलीटियम। चलो इस चीज को भी समझ लेते हैं भाई फटाफट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये बोला कि जो रोडोफाइसी होते हैं उसका कॉमन नेम होता है रेड एल्गे। इसमें जो पिगमेंट होती है वो कौन सी होती है, आर फाइकोइराइथ्रिन। थर्ड जो इसका हैबिटेट होता है ये वार्मर वाटर में फाउंड होता है, और बेसिकली ये वेल लाइटेड एरिया से डीप ओशंस में जहाँ पे बहुत कम लाइट होती है वहां पे फाउंड हो सकता है। फोर्थ चीज हमने इसका पढ़ा थैलस, कि इसका जो रेड थैलस होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। फिफ्थ चीज हमने पढ़ा इसके फूड स्टोरेज किसकी फॉर्म में होती है, किसकी, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होती है। सिक्स्थ पॉइंट की इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे हो सकती है, वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल आल्सो बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअल आल्सो बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। बेसिकली जो सेक्सुअल होती है, सेक्सुअल किसके थ्रू होती है, नॉन मोटाइल गैमीट्स, राइट, नो स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स। और जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बेसिकली oogamous होती है, नो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसके कॉमन मेंबर्स क्या हो गए, पॉलीसिफोनिया, पॉरीफायरा, ग्रासिलेरिया एंड गैलीटियम। चलो विद दिस हम फिनिश करते हैं एल्गे को, एल्गे के डिवीजन को। लेकिन बच्चे अभी बस एक छोटा सा टेबल बाकी है जिसमें आई जस्ट टेक 5 more minutes एंड वील फिनिश विद दिस टेबल, सो दैट आपका ये पार्ट एक ही बारी में फिनिश हो जाए। चलो ठीक है, पढ़े डिवीजन एंड एल्गे। देखो इसमें बेसिकली रिवाइज होगा। जैसे अगर मैं क्लोरोफाइसिया की बात करूं तो मैंने इसका बोला था कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गे। मेजर पिगमेंट्स कौन सी होती हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जिसकी आउटर लेयर पेक्टिन होती है। फ्लैजिला जो होते हैं वो उसमें 2-8 अपाइकल होते हैं, और हैबिटेट इसका आ गया फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फिर फायोफाइसिया, फायोफाइसिया क्या आ गया, ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे में कौन कौन से पिगमेंट्स थे हमारे, क्लोरोफिल ए, सी और ज़ैंथोफिल्स थे, विच इज फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। फूड स्टोर्ड हमने पढ़ा था कि मैनिटॉल और लैमिनेरिन की फॉर्म में करता है। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, उसका बाहर एक गिलाटिनस शीट होती है विच इज कॉल्ड एज एल्गिन। अगेन इसके फ्लैजिला 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और ये भी वाटर में फाउंड होता है। देखो आप कह सकते हो एल्गे जो है वो बेसिकली वाटर में ही मिलेगा आपको, ठीक है। और रोडोफाइसिया जिसको हमने रेड एल्गे बोला, इसमें कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और डी भी होता है बच्चा, ठीक है। ये भी लिख लेना आप उसमें अपने उसमें पिगमेंट्स में, ठीक है, ये भी पिगमेंट में पॉइंट इंक्लूड कर लेना। तो क्या होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है, डी भी होता है, फाइकोइराइथ्रिन भी होता है। फूड स्टोर्ड अगेन फ्लोरिडियन में होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज से बनी, ये पॉइंट है नहीं, तो दिस यू कैन मेक एज 8th पॉइंट इन रोडोफाइसिया, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, पेक्टिन से बनी होती है, और पॉलीसल्फेट एस्टर से। इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होते। अगेन ये भी एक वाटर में ही फाउंड होता है, अलग अलग टाइप के हैबिटेट, ठीक है। या तो आप इस टेबल को याद कर लो, बट इट विल बी मच बेटर। आप टेबल को भी देखो, आप उसको भी देखो। मैंने पॉइंट सारे कवर करी है, ऊपर भी जो मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीजें मार्क करी है, आप वैसे पढ़ोगे ना तो इट विल बी अमेजिंग। और साथ में आई गेस ऊपर कुछ पॉइंट्स मिसिंग है जो आप यहाँ से ले सकते हो। हैबिटेट ले लेना बेसिकली, ठीक है, सब में एक एक और पॉइंट ऐड कर लेना हैबिटेट के बारे में। साथ ही साथ आप इसमें जो हमारा रोडोफाइसिया है उसमें सेल वॉल के बारे में नहीं गिवन हमारे पैराग्राफ में, तो आप वो भी उसे वहां से ले लेना। ओके, आई गेस यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं।
इसके आगे दैट इज ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आई गेस विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, वील लुक इनटू इट कितना होगा, ठीक है। टिल देन जितना मैंने आज तक पढ़ाया है उसे प्लीज अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, एनसीईआरटी 2 बारी 3 बारी पढ़ो ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस उसके सॉल्व करो, पॉइंट्स उसके लर्न करो, देखना आपको बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा जो आपका टॉपिक है थरली क्लियर होगा, ठीक है। स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई भी टॉपिक हो, पुराने चैप्टर्स का हो, आप मेरे को उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर दो। आई विल टेक अप योर डाउट्स और मैसेज में पर्सनली ऑन टेलीग्राम, और यू कैन ईमेल मी ऑन द ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है बच्चे। ओके, till then keep studying, keep working hard, ठीक है। we'll be meeting in the next video. Till then, bye, have a great day.